हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग का एक न्यू टॉपिक दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और देखेंगे इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोज और कैसे हम आगे चीज़ों को और पढ़ते हैं। तो फटाफट से बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद आपको क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलो विदाउट डिले करें, लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी चीज है गाइस। क्या है? जस्ट ओरिएंटेशन चेंज करने को ट्रांसपोज लेना कहते हैं और उसका एक पर्टिकुलर सिंबल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है इररिस्पेक्टिव। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसकी रोज को कॉलम बना दो या फिर उसके कॉलम्स को रोज बना दो। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज लेना एक मैट्रिक्स का। समझो, मान लो आपकी ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, दिस इज वन ऑफ योर मैट्रिक्स। मैंने क्या करा, ये कॉलम वन को रो वन बना दिया। अब इसको रो बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? उसी ऑर्डर में रो बना दो भाई। 3√3 और 0 है, 3√3 एंड 0, तो इसको रो बनाना है तो ऐसे लिख दूं 3√3 और 0। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया 3√3 0, सेकेंड कॉलम को 5 1 -1/5 दूसरी रो बना दिया। तो रोज और कॉलम्स के इंटरचेंज को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ना भैया मैं कॉलम्स को रोज नहीं बनाऊंगा, मैं रोज को कॉलम्स बनाऊंगा। बना लो। पहली रो है हमारी 3 5, तो इधर पहला कॉलम क्या होना चाहिए? 3 5। देख लो पहला कॉलम क्या है आपका? 3 5। दूसरा है √3 1, दूसरा कॉलम √3 1। तीसरी रो है 0 -1/5, तो यहां पर तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा? 0 -1/5। तो बहुत सिंपल सी चीज है। रोज और कॉलम्स के इंटरचेंज को ट्रांसपोज कहते हैं। डिनोट करा जाता है डैश के साथ। ठीक है, तो कैसे डिनोट करा जाता है? मान लो आपका ए था कोई मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज कैसे डिनोट करा जाएगा? या तो ए डैश या फिर आप ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज स्मॉल टी ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, यहां से आपको एक चीज सीखने को और मिलेगी। ट्रांसपोज लेते ही ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। भाई आपने क्या करा, जो जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, जो कॉलम थी उसको रो बना दिया। मान लो 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, तो अब 2 कॉलम और 3 रोज हो जाएंगी, तो ऑर्डर तो ऑब्वियसली 2/3 से 3/2 हो जाएगा ना। ध्यान से समझो, इसमें क्या ऑर्डर है भाई? इसकी रोज कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज गाइस। जस्ट एक ऑपरेशन है, आगे यूज करेंगे इसे और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। वो क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई? पहले आपने सारी रोज को कॉलम्स बना दिया, या फिर आप इसका से बोल सकते हो सारे कॉलम्स को रोज बना दिया। बात एक ही है, मैंने आपको भी दिखा दिया। ठीक है, तो आपने अगर रोज को इंटरचेंज करके कॉलम्स बना दिया और फिर दोबारा से आपने रोज को इंटरचेंज करके कॉलम बना दिया, तो आपने तो वही फॉर्म बना दी ना जहां से आपने शुरू करा था। भाई आपने ट्रांसपोज लिया तो कुछ नया आया, उसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर तो वही आ जाएगा जिससे शुरू करा था। जस्ट समझाने के लिए बताया आपको, वैसे याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। ए डैश ऑफ डैश विल बी इक्वल टू ए, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। नेक्स्ट चीज क्या है? अगर कोई स्केलर है के ए का होल ट्रांसपोज, के बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई स्केलर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो रोज कॉलम बने या कॉलम रो बने, स्केलर को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो मल्टीप्लाइड ही रहेगा ना। तो इसमें क्या हो गया कि अगर के ए है तो के बाहर आ जाता है और ट्रांसपोज अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ट्रांसपोज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसमें कितने भी हों, जरूरी नहीं है कि ये ए प्लस बी है। मान लो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा होता और उसका होल ट्रांसपोज होता, तो वो हो जाता ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन में क्या ट्विस्ट होता है? मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस रिवर्स हो जाती हैं।
ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मान लो ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज आपको निकालना होता, ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज, तो आपकी सारी मैट्रिसेस पीछे से रिवर्स हो जाती। ये हो जाता डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कितनी भी मैट्रिसेस हों एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाइड हैं, अगर उसका होल का आपने ट्रांसपोज लिया तो होल का ट्रांसपोज लेने से मैट्रिसेस सब में ट्रांसपोज आ जाएगा और मैट्रिसेस रिवर्स हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो सब में ट्रांसपोज बांट दो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवीजन तो मैट्रिसेस में हम लोग डिफाइन ही नहीं करते हैं हमारे क्लास 12th के सिलेबस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिसेस के बराबर होता है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, ट्रांसपोज अगर ओवरऑल होल का है तो ब्रैकेट के अंदर सब में बट जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर होल का ट्रांसपोज है तो जितनी भी मैट्रिसेस थी वो पलट जाएंगी और सब पे ट्रांसपोज आ जाएगा। और अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, उसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो स्केलर बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आप इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हो। आपको एक मैट्रिक्स ए पता है, आपको दूसरी मैट्रिक्स बी पता है, भाई आपको ए पता लग गया बी पता लग गया, आप ए का पहले ट्रांसपोज लो फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लो, यू विल गेट टू सी कि आपको ए ही मिलेगा। अगले में आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ए प्लस बी पहले करो, इन दोनों को ऐड करो और फिर इसका ट्रांसपोज लो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में पहले आप ए का ट्रांसपोज लो फिर आप बी का ट्रांसपोज लो और फिर उसको ऐड करो। ठीक है, दोनों आपको सेम देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहां पर आप देखो, आप के भी लो, बी है ना, इससे किसी के से मल्टीप्लाई कर दो तो सब के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्केलर्स में सिखाया था आपको मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, 2k - 1k 2k 1k 2k 4k, इसका ट्रांसपोज लो। फिर राइट हैंड साइड में क्या करो, सिर्फ बी का ट्रांसपोज लो और उसे के से मल्टीप्लाई करो। यू विल गेट टू सी कि ये सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो रही हैं एक्चुअल डेटा के साथ। तो डू इट एज योर प्रैक्टिस गाइस। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट नोमेनक्लेचर है, डरा मत करो। कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपनी नोटबुक में लिख लेना। सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर होता है, एज सिंपल एज दैट। ध्यान से देखो, ये मेरी मैट्रिक्स है, दिस इज माई मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, अगर ये रो हो, फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊं तो फर्स्ट कॉलम क्या बनना चाहिए, √3 2 3 के। यहां पे ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम वही है, √3 2 3। सेकेंड रो अगर मैं उठाऊं 2 - 1.5 -1, इसका अगर मैं इसको चेंज करता हूं, कॉलम बनाता हूं तो 2 - 1.5 और -1। सिमिलरली थर्ड रो अगर आप देखोगे तो वो थर्ड कॉलम के बराबर आएगी। आप इंटरचेंज कर दो, ये मैट्रिक्स वैसी ही रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी A' बराबर A होगा तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, या फिर जब भी कोई भी मैट्रिक्स दुनिया की सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी तब A' बराबर A होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एलिमेंट्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि Aij AJI के बराबर होता है। आप चेक कर लो, A12 अगर A21 के बराबर नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकती। A23 अगर A32 के बराबर नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप मिला लो, A12 ये हुआ है, A21 ये रहा आपका, 2 2 सेम है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, आप उठा लो कोई भी एट रैंडम, A23 उठा लो, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1, A23 A32 के बराबर आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम के बराबर आएगा। तो सिंपल सी मोटी मोटी बात समझने की ये है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A' बराबर A होता है, यानी कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट Aij AJI के बराबर होता है, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं डायगोनल के रेस्पेक्ट में वो सेम होते हैं। एंड लास्टली अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करोगे, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स आप ध्यान से चेक करो, डायगोनल के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज, ये दोनों आपस में मिरर इमेज, और ये 3 आपस में मिरर इमेज।
सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स डायगोनल के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होते हैं। ये बस काम की बात थी और इसमें कुछ याद नहीं रखना गाइस, इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिंपल सा फंडा, जैसे a डैश बराबर a है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स a डैश बराबर माइनस a होगा तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात आपको याद रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a डैश बराबर माइनस a अगर होगा तो वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल देगा कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ, तो उसमें आपको वेरिएबल्स निकालने होंगे, आप फंडे लगाओगे निकल जाएगा। a डैश को माइनस a के बराबर रखो और कंपेयर कर लो, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली चीज a डैश बराबर माइनस a होगी, दूसरी aij माइनस aj के बराबर होगा। इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायगोनल के रेस्पेक्ट में जो मिरर इमेजेस हैं वो इक्वल तो होंगी बट साइन डिफरेंट होगा। अगर इधर प्लस तो उधर माइनस तो इधर प्लस, या फिर उधर प्लस तो इधर माइनस, जो भी उधर है उससे अपोजिट इधर होने वाला है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। एक बहुत क्रूशियल बात आपको ध्यान रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि मैट्रिक्स चेक करके बताओ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, आप सबसे पहले डायगोनल देख लो। अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो बिना कुछ चेक करे हम बता सकते हैं कि दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां के डिस्कशन से मेरे को क्या पता लगा, ऑल्दो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो यहां के डिस्कशन से मुझे पता लगा कि अगर मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर उस मैट्रिक्स का नाम A है तो A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, उसके एलिमेंट्स AJ के बराबर होंगे, और इसका मतलब हो गया कि डायगोनल के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो पहली चीज है कि A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा, AIJ माइनस AJI के बराबर होगा, और लास्ट चीज क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, विल बी इक्वल टू जीरो। सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे, वो पूछ सकता है कि मान लो ये मैट्रिक्स हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स अननोन है कुछ नोन है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या वैल्यूज होगी। भाई ए आपको पता है, उसी वेरिएबल में ए ट्रांसपोज निकालो, दोनों को बराबर रख दो और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से एलिमेंट्स कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा वो पूछ सकता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता क्या है, उसका A12 अगर ये है तो A21 क्या होगा। भाई सिमेट्रिक है तो A21 भी A12 के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में फ्रेम हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो यू विल गेट टू सी दीज कॉन्सेप्ट्स बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना हो देन यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन गाइस जो आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। ठीक है, इसका सिंपल सा हिंट है, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने का एक फिक्स तरीका होता है, एंड दैट विल बी इन समथिंग फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस समथिंग A माइनस A डैश। बस इतना हिंट दूंगा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। बुक्स को एक्सप्लोर करो। रीजन बीइंग आई कैन ऑल्सो सॉल्व दिस हियर, बट माई रीजन इज जब आप एक्सप्लोर करोगे देन यू विल नेवर गेट टू फॉरगेट इट। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, 4 मार्क्स में एंड 6 मार्क्स में, तो डू चेक इट आउट। ठीक है, ये वाला आप लोग एक बार बुक्स में चेक करो एंड देन व्हेन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस पार्ट देन आई विल टेक दिस और बताऊंगा आपको कि कौन से सीबीएसई ईयर में पूछा गया है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर नाउ। अभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एंड खत्म करते हैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। लास्ट चीज आती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट्स में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे ठीक ठाक डिस्कशन है। अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है, इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है जी, एडिटिव इनवर्स वो होता है अगर उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिल जाए या फिर उस ऑपरेशन को करके एक आइडेंटिटी मिल जाए। अब इसमें समझो, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर m की और एक और मैट्रिक्स B है सेम ऑर्डर m की बोथ आर m such that AB बराबर BA बराबर I then B is called inverse of A and it is denoted by A inverse। क्या मतलब हो गया इसका,
मल्टीप्लीकेशन में बात कर रहे हैं। अगर किसी ने बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जो मैंने पढ़ाई थी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी और फिर इनवर्स। तो आइडेंटिटी वो चीज होती थी जिसको अगर मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में। और इनवर्स ऐसी चीज होती थी जिसको अगर मैं उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मिल जाए। अब मल्टीप्लाई वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में बात कर रहे हैं। अगर एडिशन की बात करूंगा तो सेम डेफिनेशन है, आइडेंटिटी ऐसी चीज जो एडिशन ऑपरेशन में मेन एलिमेंट में ऐड करो तो वही एलिमेंट मिल जाए, और इनवर्स ऐसी चीज अगर वो मेन एलिमेंट में ऐड करो तो आइडेंटिटी मिल जाए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर b को a का इनवर्स होना है तो अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यानी कि ab बराबर ba बराबर i अगर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं b इज द इनवर्स ऑफ a। बहुत सिंपल सी चीज है। कभी भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें देखना है, अगर ab बराबर ba बराबर i आ गया तो दूसरी वाली मैट्रिक्स पहले का इनवर्स है और पहले वाली मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है। एज सिंपल एज दैट। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो और पता करना हो कि आपस में इनवर्स हैं क्या, दोनों को उस ऑपरेशन में अप्लाई करके देख लो। अगर वो एडिशन है तो उन दोनों को ऐड करो, और अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है यानी कि उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है मैट्रिसेस के केस में, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। और यहां पर b किसके बराबर हो जाएगा, a इनवर्स के। यानी कि b को a इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू a बराबर i। भाई a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू a बराबर i। तो ये सिंपल सा फंडा है गाइस। इस वाले केस में इतना ही पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन होना है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन होना है तो ऑर्डर को स्क्वायर मैट्रिक्स बनना ही पड़ेगा। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। रेक्टेंगुलर में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इनवर्स, और इस वजह से कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे मेरा एक कंक्लूजन आया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इनवर्स पोजेस नहीं करती। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, और इसमें कुछ भी नहीं है गाइस। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड वी आर डन विद मैट्रिसेस। एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक हुआ करता था, बट अभी एनसीईआरटी में वो नहीं है, तो आपको शायद वो नहीं पढ़ना है। स्टिल अगर किसी को पढ़ना हो, उस टॉपिक के बारे में जानना हो, तो मैंने उसको पढ़ा रखा है हमारे ही चैनल पर पहले लास्ट ईयर्स में, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और उसको सीखने के लिए पढ़ सकते हैं। ऑल्दो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी बुक। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर गाइज। मैट्रिसेस इज डन एंड डस्टेड। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज फॉर मी। जल्दी मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ और डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।